वेलकम टू एजलेसनेस। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो एक यूनिक टॉपिक है। अभी तक आपने हमारे चैनल पे जो भी वीडियोस देखे होंगे वो कहीं ना कहीं नॉलेज ओरिएंटेड वीडियोस थे, लेकिन आज के वीडियो में आपको ऐसी कोई खास नॉलेज नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अभी यूपी का जो प्रीलिम्स होने जा रहा है उसमें अपीयर करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी का जो प्रीलिम्स होने जा रहा है उससे रिलेटेड स्ट्रेटजीज पर। स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनकी प्रिपरेशन या तो कम है या अभी वो पहली या दूसरी बार एग्जाम दे रहे हैं और बहुत ज्यादा उनको नॉलेज नहीं है। उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 2024 का जो पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम है वो काफी नजदीक आ गया है। अब उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। आप सभी जानते ही होंगे कि इसका जो फॉर्म था वो 1 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक भरा गया था और इसकी जो एग्जाम डेट थी वो 24 मार्च 2024 थी। किन्हीं कारणों से वो एग्जाम डेट पोस्टपोन हो गई और अब नई डेट का जो अनाउंसमेंट हुआ है कैलेंडर में कमीशन ने दिया है वो है 27 अक्टूबर। इस एग्जाम की अगर वैकेंसी की बात करें तो उसमें जो नोटिफिकेशन आया था आयोग की तरफ से उसमें 220 वैकेंसी का जिक्र किया गया था। हालांकि समय के साथ ये बढ़ती रहती है, लेकिन इसके बारे में कोई अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है कि ये वैकेंसी कितनी जाएगी। पर ये जरूर है कि प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आता है तब तक वैकेंसी बढ़ती रहती है। इसलिए अंदाजा लगाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पता ही तब चलता है जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है कि कितनी वैकेंसी थी। जहां तक बात एग्जाम के पैटर्न को लेकर है तो इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज है प्रीलिम्स की, दूसरी स्टेज है मेंस की और तीसरी है पर्सनालिटी टेस्ट, यानी जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में इंटरव्यू बोलते हैं। प्रीलिम्स जो होता है वो एक क्वालिफाइंग एग्जाम है जिसमें जितनी भी सीट्स होती हैं, वैकेंसीज होती हैं, उसका लगभग 15 गुना ले लिया जाता है और फिर उसको वो 15 गुना स्टूडेंट्स मेंस देते हैं। मेंस में 2 से 3 गुना स्टूडेंट्स क्वालिफाई कराए जाते हैं जो इंटरव्यू देते हैं। मेंस का जो पैटर्न था पहले उसमें एक ऑप्शनल हुआ करता था। 4 जीएस के पेपर हुआ करते थे 200-200 नंबर के। ऑप्शनल के भी दोनों पेपर 200-200 नंबर के थे, यानी 400 नंबर का ऑप्शनल था। और उसके अलावा 150 नंबर का एस्से और 150 ही नंबर का सामान्य हिंदी का पेपर हुआ करता था। लेकिन उसमें एक चेंज हो गया है, ऑप्शनल हटा दिया गया है, 2 नए पेपर जोड़ दिए गए हैं जीएस के, जिसमें यूपी स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और उसका एक एग्जाम हो चुका है। ये जो 2024 का एग्जाम होगा इसमें दूसरी बार उस पैटर्न पर ये एग्जाम होगा मेंस का, यानी कि मेंस में अब 6 पेपर हैं जीएस के, 200-200 नंबर के यानी 1200 नंबर, और 150 नंबर का सामान्य हिंदी, 150 नंबर का एस्से, यानी टोटल 1500 नंबर का मेंस का पेपर होता है। और उसके बाद 100 नंबर का इंटरव्यू होता है जिसे हम पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं। टोटल 1600 नंबर का ये एग्जाम होता है जिस पर मेरिट बनती है, फाइनल मेरिट। लेकिन ये जो आज का हमारा वीडियो है ये पूरी तरह से फोकस है प्रीलिम्स पर। प्रीलिम्स में बात करते हैं। प्रीलिम्स में बेसिकली 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जीएस का, पेपर 1, जो कि जीएस का होता है, सामान्य अध्ययन का। और दूसरा जो पेपर होता है वो पेपर 2 सी सेट का होता है। पेपर 1 में और पेपर 2 दोनों ही 200-200 नंबर के होते हैं। पेपर 1 में 150 क्वेश्चंस होते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1.33 मार्क्स का होता है। और जो पेपर 2 होता है उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के, यानी हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि पेपर 2 यानी कि सी सेट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर है। उसमें आपको 33% मार्क्स पाना है और आप क्वालिफाई सिर्फ करना है आपको। जबकि पेपर 1 जो है वही मेरिट डिसाइड करता है, यानी कि जो पेपर 2 है उसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है 33 से ज्यादा क्वेश्चन नंबर पाके। और पेपर 1 जो है वो पूरी तरह से ये डिसाइड करेगा कि आप मेंस देने जा रहे हैं या नहीं। तो अब ये सवाल उठता है कि कितने क्वेश्चन किए जाएं, क्योंकि पेपर 2 में तो आयोग ने ही बता दिया कि 33% क्वेश्चन आपको करना है। अब पेपर 1 में कितना करना है ये तो आयोग बताया नहीं है, और ये आयोग बता भी नहीं सकता और ये कोई नहीं बता सकता। अब इसके लिए लेकिन आपको पेपर अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो कुछ तो दिमाग में होना ही चाहिए कि कितना हमें करना है। तो इसके लिए हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ का जिक्र करते हैं।
प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ थी वो कहीं ना कहीं आपको ये अंदाजा लगाने में सहायक होती है कि आपको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या कितना स्कोर आपको करना है। लेकिन जरूरी नहीं कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ में जैसी थी वैसा ही आगे भी कट ऑफ हो, हर साल कट ऑफ चेंज होती रहती है। लेकिन पिछले 4-5 सालों का अगर आप देखेंगे तो कट ऑफ, मैं क्वेश्चन में बता रहा हूँ, कट ऑफ 80 से लेके 95 के बीच रहती है। यानी जो बहुत नीचे जाती है 80-82 तक चली जाती है, ऊपर गई है वो 93-94-95 तक गई है। यानी कि इतना बड़ा मार्जिन है, लगभग 15 क्वेश्चन का। तो आपको टारगेट ये करना है कि जो ऊपर की जो कट ऑफ रही है आपको वही टारगेट करना है कि 95 प्लस आपको स्कोर करना है। अगर हो सके तो 100 प्लस करना है, उसके ऊपर तो जितना भी हो जाए वो अच्छा ही है। लेकिन आपको टॉप नहीं करना है कि 130-140 क्वेश्चन करना है, आपको कट ऑफ क्लियर करना है। अब सवाल ये आता है कि ये जो 95 प्लस क्वेश्चन हैं ये कैसे किए जाएं। तो इसका कोई कॉमन स्ट्रेटेजी नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। हो सकता है किसी की पॉलिटी अच्छी हो सकता है किसी की साइंस अच्छी हो सकता है दूसरे बंदे की साइंस अच्छी ना हो। तो सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग होगी, लेकिन फिर भी एक कुछ कॉमन चीजें हैं जो पेपर तो कॉमन ही होगा, स्ट्रेटेजी अलग हो सकती है। तो पेपर के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद स्ट्रेटेजी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि पिछले 2-3-4 सालों के जो पेपर्स हैं आप वो देखिए। देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते होंगे आपसे या आपने भी खुद देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ आ जाते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं होते। ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर ही 150 का 150 टफ है। 10-20 क्वेश्चन हो सकता है, 5 से 10 क्वेश्चन, वो डिपेंड करता है ईयर टू ईयर। किसी साल 5-7 क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ हो जाते हैं, किसी साल 15-20 क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ होते हैं। उनको देख के समझ ही नहीं आता कि ये कहाँ से पूछ लिया, कौन सी बुक से आया है। तो उन 2-4-5 क्वेश्चंस के लिए आपको इधर उधर सोच चेंज करने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भागना नहीं है। क्योंकि क्या होगा, 5-10 क्वेश्चन अगर टफ है तो भी तो 130-40 क्वेश्चन बच रहे हैं ना। तो आपको उनमें से चीजें निकालना है। तो अगर 5-10 क्वेश्चन टफ हैं तो 70-80 क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बिल्कुल से वन लाइनर। वो अलग बात है कि 70-80 के 70-80 सही नहीं हो पाते, उसका रीजन ये होता है कि या तो लैक ऑफ रिवीजन होता है या तो एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है। तो बहुत सी चीजें होती हैं जिसकी वजह से क्वेश्चंस वो गलत हो जाते हैं। पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाहता हूं ताकि आप देख लें और थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं कि भाई सारे क्वेश्चंस टफ नहीं होते, और जो टफ होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो गए, नहीं हुए नहीं हुए। अब जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाना चाहता हूं, आप ये देखिए कि क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं कि 2080, 2070, 2045, 2075। अभी मैंने एक वीडियो भी बनाया था कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, जिसमें भारत सरकार के जितने भी लक्ष्य हैं वो सारे उसमें लिखे गए हैं। आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आप बिल्कुल 1 सेकंड 5 सेकंड में सही कर देंगे, और अगर नहीं आता है तो आप काफी देर तक इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ऐसे ही अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है कि ये जो युग्म है इसमें संविधान की अनुसूची को और उसमें क्या दिया हुआ इसको मैच कराना है, ठीक है। और इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो 30वीं अनुसूची दिया है, 9वीं दिया है, 8वीं दिया है, 10वीं दिया है। तो ये सारे आपको बिल्कुल एक पेज में ये सारी चीजें मिल जाएंगी। जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे हम इसकी भी एक लिस्टिंग आपको दे देंगे, आप वहां से भी वो चीज देख सकते हैं, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है आप वो देखिए कि पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन कौन करता है। ये पॉलिटी का बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आप कर देंगे, नहीं आता है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल आसान सवाल दिखा रहा हूँ, ये सारे सवाल पिछले साल के हैं, 2023 के, जो पिछला प्रीलिम्स हुआ था। अगला क्वेश्चन आप देखिए, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब आरंभ किया गया था। 1861, 1850, 71, 81। तो हालांकि इसमें 72 और 81, तो इसमें जो है ये नियमित जनगणना जो है 1881 से शुरू की गई थी इंडिया में, और जो पहली जनगणना हुई थी 72 में हुई थी। तो ये इस क्वेश्चन में अगर आपको लगाना होगा तो आप 81 लगाएंगे। तो बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से कौन सा आर्थिक क्रिया नहीं है। बिल्कुल सीधा आसान क्वेश्चन है इकोनॉमी का। फिर आप अगले क्वेश्चन में आएंगे कि ये जो सवाल है कि WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है। उस पिछले साल काफी चर्चा में था ये। तो ये प्लेसेस इन न्यूज से सीधा क्वेश्चन उठाया गया है, करंट का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। ये एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको आता है तो आप देखते ही कर देंगे, वरना आप काफी कंफ्यूज भी हो सकते हैं। फिर आप अगला क्वेश्चन देखिए
कि इसमें एक तरफ योजनाएं दे दी गई हैं, दूसरी तरफ वर्ष दे दिए गए हैं। हम इसकी भी एक वीडियो अलग से देंगे आपको, जिसमें भारत सरकार की योजनाएं और किस साल वो लॉन्च की गई थी इसके बारे में बताया जाएगा। ये लगभग हर साल सवाल इस टाइप का आता है कि योजनाएं पूछ लेगा और सामने दूसरी साइड, इसके कई तरीके होते हैं। हो सकता है इसको पूछ ले कि किसी एक योजना का नाम देके कि ये योजना कब शुरू की गई थी, 4 साल दे दे, या फिर सवाल इस तरह से जैसा आपके सामने रखा हुआ है कि मैच कराने को दे दे, या फिर एक और तरीका हो सकता है कि 4 योजनाएं दे दे और ये बोल दे कि आप इसकी क्रम से लगाइए कि सबसे पहले कौन सी लॉन्च हुई थी, उसके बाद कौन सी लॉन्च हुई थी। इसी तरह से आप अगला क्वेश्चन देखिए, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत ही सीधा क्वेश्चन है कि ये दार्शनिक और दर्शन, किस दार्शनिक ने कौन सा दर्शन दिया था, प्रतिपादित किया था। ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है हिस्ट्री का। आप पढ़ेंगे, ये 6, 7, 8 दार्शनिक हैं और उनके कुछ दर्शन हैं, बिल्कुल आमने सामने लिखे हैं और 5 से 10 मिनट में आप तैयार हो जाएंगे। इस टाइप की जो क्वेश्चंस हैं, और इस ऐसी लिस्टिंग भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। प्रीलिम्स का जो हमारी प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। कुछ वीडियोस आ गए हैं, कुछ वीडियोस प्रीलिम्स तक आते रहेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है यूपी का, ये बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप देखेंगे पिछले 2-3 सालों में यूपी के बजट से क्वेश्चंस लगातार आते रहे, चाहे वो बजट में जो योजनाएं पूछी जाती हैं उनका जिक्र हो, चाहे बजट की साइज, इसमें तो सीधा सीधा साइज पूछ लिया है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। कौन सा घाटा हुआ, कितना घाटा हुआ, सबसे ज्यादा किस योजना में पैसा लगाया गया है, जो मेन मेन योजनाएं हैं उनके बारे में देख लीजिए। कोई नई योजना अगर शुरू की गई है तो वो देख लीजिए। कोई नई चीज अगर स्थापित की जानी है, किसी शहर में कुछ किया जाना है तो आप वो देख लीजिए। तो बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है ये, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप नहीं पढ़े हैं तो बहुत टफ भी लगेगा। अब आप अगला देखिए, इसमें ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है कि पर्यावरण के जो संरक्षण अधिनियम है वो कब लाया गया था। बहुत ही सीधे है, ईपीए एक्ट है, ये 1986 में आया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखिए, वो भी ऐसा ही है। उसमें पूछा है कि शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार में कब सम्मिलित किया गया था। 103, 93, 86, 71, तो ये 86th अमेंडमेंट था। आप अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफी आते हैं, आप एक बार अमेंडमेंट्स देख लीजिएगा, आर्टिकल्स देख लीजिएगा, और उसके अलावा जो केसेस हैं, जो मेन मेन केसेस हैं वो किस साल आए हैं और वो केसेस किससे रिलेटेड है। जैसे इंदिरा साहनी हो गया, केशवानंद हो गया, गोरखनाथ हो गया, ये सारे जो केसेस हैं मेन मेन, ये आप देख लीजिए कि इनमें क्या है, किस साल आया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप देखिए, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कि 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में। देखिए ये थोड़ा सा घुस के पूछा है। इसमें क्या पूछा है कि ये जो चैंपियनशिप हुई थी ये कहाँ हुई थी, और भारतीय टीम ने पहली बार इसमें रजत पदक जीता था। तो आपको ये भी देखना है कि जब कोई भी ऐसा टूर्नामेंट हो जिसमें इंडिया कुछ जीता हो, आपको वो देख लेना है कि वो टूर्नामेंट कहाँ हुआ था और इंडिया ने क्या जीता है और कौन से प्लेयर ने क्या जीता है। जैसे अभी पैरालंपिक और ओलंपिक हुआ था, आप उसमें देख लेंगे कि किस खिलाड़ी ने किस श्रेणी में या किस स्पोर्ट्स में कौन सा पदक जीता है। साथ ही साथ अगर वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है तो आप देख लीजिए कि किस जिले का है। ठीक है, और उसके बाद ये जो अगला सवाल है ये तो बिल्कुल सीधा सीधा है कि भाई किसने जनवरी 2022 में सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट का जो खिताब जीता था। यानी कि ये तो खैर इसमें सैयद मोदी जो है, चूंकि इंडिया का ही टूर्नामेंट है तो वहां पे आप देख लीजिए कि कौन जीता है। ठीक है, और उसके अलावा डीडीटी एक क्या है, ये भी एनवायरनमेंट का बहुत ही सीधा सवाल है। फिर ये मैं आपको सारे सवाल इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप देख लें कि क्वेश्चंस सिर्फ टफ ही नहीं आते हैं, इजी क्वेश्चंस भी होते हैं। अब ज्योतिबा फुले किससे संबंधित है, आपको इससे हिंट भी लेना है कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ज्योतिबा फुले वाला, आपको ये देख लेना है कि जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं मॉडर्न हिस्ट्री की या किसी कहीं की भी, वो किस चीज से रिलेटेड, क्या उन्होंने कोई संस्था बनाई, क्या वो किसी पत्रिका से रिलेटेड थे, या वो किसी आंदोलन से क्या रिलेटेड थे। ठीक है, उसके अलावा ये जो अभी खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट है, ये सवाल भी अक्सर आता है कि जो भी कृषि से रिलेटेड या फिर खनिज से रिलेटेड डेटा है, जैसे कृषि से रिलेटेड कि चावल सबसे ज्यादा कहाँ पैदा होता है, गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ पैदा होता है, इसी तरीके से इंडिया में साथ ही साथ वर्ल्ड में भी आपको देखना है। ठीक है, और खनिज का जो डेटा है उसमें 2 चीजें देखनी है, इंडिया वर्ल्ड तो देखना ही है, साथ ही साथ आपको ये भी देख लेना है कि वो उत्पादन कहाँ सबसे ज्यादा है, भंडारण कहाँ सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो उसी से ये सवाल है, और इसमें ये सवाल थोड़ा सा घुस के पूछा है, आप थोड़ा सा टफ मान सकते हैं क्योंकि इसमें सेकंड थर्ड रैंक तक आगे आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप पहली रैंक तो देख ही लीजिए,
और उसके आगे अगर आप सेकंड थर्ड रैंक देख सकते हैं तो देख लीजिए। जनगणना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी आप देख लीजिएगा। इस पर भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम इंडिया की जनगणना भी कवर करेंगे और उत्तर प्रदेश की जनगणना भी हम कवर करेंगे। ठीक है, अब एक इंडेक्स से रिलेटेड है, विश्व खुशहाली इंडेक्स 2022 में भारत की क्या रैंकिंग थी। आपने देखा होगा कि अभी 3-4 दिन पहले हमने एक डेडिकेटेड वीडियो इसी टॉपिक पर डाला है कि जो भी इंडेक्स होते हैं उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है और वर्ल्ड में कौन सा ऐसा देश है जिसकी अपनी जो फर्स्ट पर है और कौन जारी करता है। तो हमने ये 3 चीजें उसमें कवर की हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आने की काफी संभावनाएं होती हैं। और ये मैंने इसी के माध्यम से आपको ये भी दिखाया कि ये सवाल बहुत ज्यादा टफ नहीं आते, आसान आते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए क्वेश्चंस, हमने आपको दिखा दिए कुछ कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ टफ क्वेश्चंस ही आते हैं, इजी क्वेश्चंस भी होते हैं और ये सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो आप थोड़ा बहुत पढ़ के डील कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी स्ट्रेटेजी पर, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, लगभग 30 दिन के आसपास बचे हुए हैं। उसमें भी 2-4 दिन कभी हो सकता है कहीं जाना पड़ जाए, आपको कोई आ जाए या तबीयत खराब हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो आप 30 को भी 25 ही मानिए। ठीक है, तो अब इस 25 दिन में क्या कर सकते हैं। देखिए, 2 तरह के स्टूडेंट्स होंगे। एक तो वो स्टूडेंट्स होंगे जो जिन्होंने मतलब जो काफी अच्छी सिचुएशन में है, तो उन्हें सिर्फ रिवीजन करना है। दूसरे एक स्टूडेंट होंगे जो अभी बहुत ज्यादा श्योर नहीं होंगे इस एग्जाम को लेकर कि कैसे अब क्या किया जाए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, पढ़ा ज्यादा नहीं है। तो देखिए, अगर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी है तभी आप अब टेक्स्ट बुक का रिवीजन करिए, वरना अब टेक्स्ट बुक आप छोड़ दीजिए, टेक्स्ट बुक मत पढ़िए, कोई ऐसे सोर्सेस पढ़िए। और हाँ, अननेसेसरी सोर्स चेंज नहीं करना है। अगर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी और आपको लगता है 1-2 दिन में आप 3 दिन में आप रिवीजन कर सकते हैं, तो आप उसी पर जाइए। या फिर अगर आप कोई कोचिंग नोट्स पढ़ रहे हैं तो आप उसी पर जाइए, या फिर आप कोई कंपाइलेशन पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं आप उसी को पढ़िए। नई चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए, आप जो पढ़ रखे हैं उसका रिवीजन करिए। और साथ ही साथ सोर्स सिंगल रखिए। सोर्स आपका कुछ भी हो सकता है, आपका टेक्स्ट बुक हो सकता है, आप कोई नोट्स पढ़ रहे हैं वो हो सकता है, या फिर कोई PYQ का कोई कंपाइलेशन अगर हो सब्जेक्ट वाइज, आप उसको अगर पढ़ रहे हैं तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान ये देना है कि अगर आप कंपाइलेशन पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो आप उसमें जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ के चले जाइए। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि रिवीजन करिए, जो पढ़ रखा है उसका रिवीजन करिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए। तीसरी चीज ये है कि आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए। टेस्ट सीरीज दिन में एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, या अगर आपको लगता है कि अभी नहीं तो कम से कम 5-7 दिन बाद तो स्टार्ट कर ही दीजिए, ताकि एग्जाम के पहले आप 6-7-8-10 क्वेश्चन, सॉरी 6-7-8-10 पेपर आप सॉल्व कर चुके हो। उसके 2 फायदे होते हैं, एक तो आपकी टाइमिंग बेटर हो जाती है, दूसरा ये जो सिली मिस्टेक्स आप एग्जाम में कर सकते हैं उसके चांसेस कम हो जाते हैं। तीसरा, आपका दिमाग उस तरह से चलने लगता है, जैसे किसी चीज को पढ़ना, बार बार पढ़ना और क्वेश्चन का जवाब देना, दोनों में अंतर होता है। तो वो आदत आपका दिमाग उस तरीके से चलने लगेगा। दिमाग आपका वो क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे उससे सॉल्यूशन ओरिएंटेड आपका जो है अप्रोच हो जाएगा। अच्छा, किसी भी एग्जाम की जब आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी ये हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि उस एग्जाम में क्वेश्चंस कितने आते हैं, किस टॉपिक से आते हैं। तो ये जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, स्पेशली पेपर 1, इसमें ये तो डिसाइड है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, कहाँ कहाँ से मीन्स किस किस सब्जेक्ट से। जैसे हो गया इसमें सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये है हिस्ट्री एंड कल्चर, एक है ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को हम ज्योग्राफी में ही मान लेते हैं अभी के लिए, तो एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चर हो जाता है। फिर एक सब्जेक्ट है पॉलिटी, फिर उसके बाद इकोनॉमी का सब है। फिर साइंस एंड टेक है, टेक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रीलिम्स में नहीं आते, साइंस एंड टेक है। अगला टॉपिक है एनवायरमेंट, उसके बाद अगला टॉपिक है यूपी स्पेशल, और उसके बाद है करंट अफेयर्स। तो ये टॉपिक्स तो हैं, लेकिन किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे ये डिसाइड नहीं होता, और ये हर साल ऊपर नीचे होता रहता है। पर फिर भी भले ही ये डिसाइड ना हो कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन फिर भी आप एक मोटी मोटा अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि किस टॉपिक से कैसे आते हैं। और एक और चीज है, ये जो क्वेश्चंस पता नहीं चलते हैं कि किस टॉपिक से कितने आते हैं, उसका रीजन एक और है कि आपने देखा होगा पहले के भी पेपर में कि कभी कोई बताता है कि हिस्ट्री से 18 क्वेश्चन आए थे 2022 में, कोई बताता है कि 20 आए थे, कोई बताता है साइंस से 17 क्वेश्चन थे, कोई बताता है 15 थे। उसका रीजन ये है, ऐसा नहीं कि वो गलत बताते हैं, उसका रीजन ये है कि बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे से।
तो हो सकता है उसी टॉपिक को कोई यूपी स्पेशल में मान रहा हो तो कोई करंट अफेयर्स में मान रहा हो सकता है कोई इकोनॉमी में मान रहा हो, कोई करंट अफेयर्स में मान रहा हो। ठीक है, इसी तरीके से हो सकता है कोई उसे मेडिवल हिस्ट्री में मान रहा हो, कोई उसे मॉडर्न हिस्ट्री में मान रहा हो, कोई कल्चर का पार्ट मान रहा हो, किसी ने हिस्ट्री और कल्चर अलग अलग कर दिया हो, किसी ने हिस्ट्री कल्चर एक साथ कर दिया हो। तो इस तरीके से है, लेकिन फिर भी एक मोटी मोटा अंदाजा ये है कि हिस्ट्री हो गया, वहां से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 15 हो जाते हैं, कभी कभी 30 भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि 20 से ऊपर तो क्वेश्चन रहेंगे ही। इसी तरीके से ज्योग्राफी भी है, ज्योग्राफी में भी 20 से ऊपर क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। ज्योग्राफी एग्रीकल्चर को अगर एक मान लें तो पॉलिटी में भी क्वेश्चन बहुत कम हो जाते हैं, तो 7-8 क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो 18-19 हो जाते हैं, लेकिन 10 से 15 के बीच ये रहती है पॉलिटी। उसी तरीके से इकोनॉमी भी लगभग 10 के आसपास रहता है, क्योंकि उसके कुछ चीजें हैं, कभी कभी कुछ लोग उसको करंट में मान लेते हैं। अब जैसे बजट सर्वे से कोई क्वेश्चन आ गया तो उसको इकोनॉमी का पार्ट भी आप मान सकते हैं, करंट का पार्ट भी मान सकते हैं, तो इस तरह से ओवरलैपिंग हो जाती है। तो लगभग 10 के आसपास रहते हैं। साइंस टेक में भी 15 से 25 के बीच में रहते हैं, आप मान लीजिए 20 के आसपास क्वेश्चन होंगे। इसी तरीके से एनवायरमेंट है, वो भी 5 क्वेश्चन से ऊपर ही रहते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। यूपी स्पेशल तो बहुत ही मतलब यूपी में यूपी स्पेशल काफी कम आता है। दूसरे स्टेट्स में अगर आप बीपीएससी में जाएंगे तो वहाँ बिहार स्पेशल काफी होता है, उत्तराखंड में भी उसने तो नोटिफिकेशन में ही लिख दिया था कि 1/3 क्वेश्चन हम मिनिमम पूछेंगे। ऐसे ही राजस्थान में भी काफी क्वेश्चन वो पूछते हैं। लेकिन अगर यूपी की बात करें तो यूपी स्पेशल काफी कम पूछता है, और ये 5 क्वेश्चन के इर्द गिर्द भी 5 से कम भी हो सकता है बढ़ के 5, 7, 10 भी हो जाए। मतलब बहुत अनप्रेडिक्टेबल। बाकी स्टेट्स में तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ठीक ठाक पूछेगा। यूपी में बहुत मुश्किल है ये बताना है कि यूपी स्पेशल से कितने क्वेश्चन पूछेगा। अगला है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से आप मान के चलिए कि 30 क्वेश्चन या 30 से ऊपर क्वेश्चन होंगे। इसमें मैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल ये सब मिला के मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो यानी कि जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि हिस्ट्री से 20 से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी से 20 से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस भी अच्छा खासा कवर किया जा रहा है, और करंट अफेयर्स। यानी कि अब मैं अलग अलग बात करूं तो आप ये देखेंगे कि जो हिस्ट्री की बात करते हैं शुरुआत में, सबसे पहले तो हिस्ट्री में आपको पूरी तरह से फोकस करना है एंशियंट और मॉडर्न पर। मेडुअल आप छोड़ सकते हैं, या फिर हल्का फुल्का कोई छोटा सा आप लूसेंट टाइप कोई बुक हो जिसमें बहुत कम में हो, आप उसको एक बार पढ़ सकते हैं। या फिर मैं 1-2 दिन में आप देखेंगे हमारे चैनल से एक वीडियो आएगा जिसमें हम मेडुअल हिस्ट्री को कवर करेंगे, और उसको 1-1.25 घंटे में निपटाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मेडुअल में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो बहुत ही आसान आते हैं या इतने टफ आ जाते हैं कि आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो उतना टाइम देने की जरूरत नहीं है टफ क्वेश्चंस के लिए, और इजी क्वेश्चंस तो थोड़ा बहुत देख के भी हो जाएंगे। तो मेडुअल के लिए आप चिंता मत करिए, हम एक वीडियो छोटा सा लेकर आएंगे, 1 घंटे 1.25 घंटे का, 1.5 घंटे का। आपको एंशियंट और मॉडल जहां से भी पढ़ रहे हैं, वो टेक्स्ट बुक हो सकती है, वो किसी कोचिंग की नोट्स हो सकती है, आप वहां से पढ़ लीजिए और उसी को रिवीजन कर लीजिए। आते हैं ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी में एक टॉपिक है मैपिंग का। मैपिंग के लिए बहुत ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। मैपिंग अगर आप टाइम दे सकते हैं तब तो मैपिंग आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, कोई बुक या तो मैपिंग की ले लीजिए, या फिर जहां से भी ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं कोई भी टेक्स्ट बुक अगर आपके पास होगी उसमें मैपिंग का एक पार्ट होता है 70-80 पन्ने का, किसी किसी में 50 होता है, किसी किसी में 100 भी हो जाता है, तो वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा टाइम नहीं देना चाहते हैं मैपिंग में, आप चाहते हैं कि 2 से 3 घंटे ही हम दें और ठीक ठाक मैपिंग हो जाए और क्वेश्चंस हो जाएं, तो आप 2 काम कर सकते हैं। एक तो ये कि आप मैपिंग में 3 एरिया देख लीजिए। एक तो जो इंडोनेशिया, सिंगापुर वगैरह का जो ये पूर्वी द्वीप समूह है, यहाँ का इलाका देख लीजिए। मिडिल ईस्ट आप कवर कर लीजिए वहां पर, और साथ ही साथ उधर जो पश्चिमी द्वीप समूह है आप उसको देख लीजिए। मैपिंग का जो काम है आपका, वो अगर कम टाइम देना चाहते हैं तो ये 3 इलाका देख लीजिए, और बस मेन जो कोई देश है उनके किनारे किनारे कौन कौन से देश हैं, इन्हीं 3 रीजन है। जैसे मिडिल ईस्ट में आप जाइए तो वहां सब कुछ देख लीजिए, क्योंकि इस वक्त काफी डिस्टर्बेंस चल रही है वहां, और इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडिया जो पीएम की विजिट वगैरह थी ब्रुनेई वगैरह, आप देख लीजिए कि किस देश के किनारे हैं, कौन सा सागर है, कौन सा पोर्ट है। उसके अलावा जितनी भी स्टेट हैं, पूरा वर्ल्ड मैप उठाइए, जितनी भी स्टेट हैं वो आप देख लीजिए। ऐसे ही इंडिया का मैप उठाइए, जो भी मेन माउंटेन्स हैं, पीक्स हैं, आप उनको देख लीजिए कि नॉर्थ से साउथ,
साउथ से नॉर्थ अरेंज कर लीजिए, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट अरेंज कर लीजिए। नदियां जो भी हैं कहाँ से निकलती हैं, कहाँ जाती हैं, बीच बीच में कौन कौन सी नदियां उसमें मिलती हैं, ये सब देख लीजिए। और एक जो ज्योग्राफी है उसको आप देख लीजिए और वहां से क्वेश्चंस ठीक ठाक आते हैं। अब आती है पॉलिटी। पॉलिटी अगर नहीं भी देखा है तो जरूर देख लीजिए। पॉलिटी के लिए सोर्स की अगर बात करें तो मोस्टली लोग लक्ष्मीकांत प्रेफर करते हैं, लेकिन इस वक्त अगर आपने कभी नहीं पढ़ी है तो आप अब लक्ष्मीकांत मत पढ़िए। आप कोई भी एक छोटा सा कंपाइलेशन वगैरह कुछ ले लीजिए, या किसी कोचिंग की नोट्स पतली हो आप उसको ले लीजिए। पॉलिटी जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे 80 to 90% क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, वो लगभग सबसे हो जाते हैं। तो ये गलती तो मत करिएगा, क्योंकि अगर आप पॉलिटी छोड़ के गए और वहां गलतियां करके आए तो आप सिलेक्शन से उतनी दूर हो जाएंगे। अगला टॉपिक है, अगला जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमी है। इकोनॉमी में मोस्टली करंट अफेयर से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अगर आप इसके अलावा भी देखना कुछ चाहते हैं तो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए। कोई एक पतले सा कुछ भी ले लीजिए, पहले पढ़ा है तो उसी को कंटिन्यू करिए, नहीं पढ़ा है तो कोई पतला सा कोई भी कंपाइलेशन कुछ भी पतला सा ले लीजिए, वो पढ़ लीजिए। साइंस एंड टेक एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्वेश्चंस जरूर आते हैं और सबसे खास बात यह है कि क्वेश्चंस रिपीट बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर आपने कभी इसको नहीं देखा है तो प्रीवियस 10-15 साल के जो भी क्वेश्चंस हैं यूपी के, आप उनको देख लीजिए, वहां से ठीक ठाक क्वेश्चंस आ जाएंगे। जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें 50 से 60% क्वेश्चंस पुराने ही होते हैं, हो सकता है ज्यादा भी होते हैं कई कई बार। तो साइंस को आप छोड़ के मत जाइएगा, स्पेशली फिजिक्स और बायो जरूर पढ़ लीजिएगा। केमिस्ट्री आप एक बार के लिए थोड़ा बहुत छोड़ भी सकते हैं, थोड़े बहुत लिस्टिंग वगैरह देख सकते हैं, तो इसलिए साइंस आप देख के जाइएगा। एनवायरनमेंट की जहां तक बात है, एनवायरनमेंट में अगर आप जो भी सोर्स पढ़ रहे हैं सोर्स वही पढ़िए, सोर्स चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान दे दीजिए। जैसे अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन दिखाए थे उसमें क्या दिखाया था कि कोई जैसे गैसें कौन सी ज्यादा है कौन सी कम है, उसके अलावा कौन सी ट्रीटी कब हुई थी, किससे रिलेट है, मॉन्टी प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, ओजोन से है कि कार्बन एमिशन से है, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल या जो भी है, जो कॉप हुई है, लेटेस्ट जो भी कॉप हुई है आप उनको देख लीजिए एक दो, ठीक है। क्या प्रोविजन इंडिया ने क्या अनाउंसमेंट की है एनवायरमेंट से रिलेटेड, इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाएंगे प्रीलिम्स की, वहां एक वीडियो मिलेगी जिसमें इंडिया ने जो भी गोल सेट किए हैं उसमें एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी गोल हैं सब कवर किए गए हैं। इसके अलावा कौन सा एक्ट किस साल आया ये भी आप वहां से देख सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जरूर देख के जाइएगा। उसके अलावा यूपी स्पेशल के लिए कोई भी पतली से बुक ले लीजिए। पढ़ा है तो पूरा पढ़ लीजिए, और नहीं भी पढ़ा है तो भी पतली सी ही होती है, वो आप पूरा पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे ये पढ़ने से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है और जो भी 4-5 क्वेश्चंस आएंगे वो सही हो जाएंगे। आप मेला देख लीजिए, और अभी जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा, उसमें यूपी से अगर कुछ स्पेशल हुआ है, कौन सी महिला कहाँ से चुनी गई है, वो सब आप देख लीजिए। कितने चरणों में हुआ था वो इलेक्शन, यूपी में किन किन चरणों में हुआ था, तो ये सब आप देख लीजिए। वो आप देखेंगे कि सारे ही चरणों में, यूपी में सारे ही चरणों में होता है, लगभग सारे इलेक्शन ऐसे ही होते हैं जिसमें यूपी में सभी चरणों में होता है। तो वो आप देख लीजिएगा कि कितने चरण में कब हुए थे, कब आई थी नोटिफिकेशन, कब आया था, ये सब देख लीजिए। अगला जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी एक मार्केट से बुक उठाइए, ईयरली कंपाइलेशन, उसको पढ़ जाइए। 3-4 कंपाइलेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, किसी ने बता दिया कि इसमें ये सेक्शन निकला है, पढ़ लो, पिछली बार ये क्वेश्चन वहां से आया था, पढ़ लो, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक कंपाइलेशन उठाइए कोई भी, उसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ डालिए। और पर्सन इन न्यूज जो है उसमें से जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि जो इंडेक्स वगैरह हैं उसको आप ठीक से देख लीजिए, इंडिया की रैंकिंग क्या है, नंबर 1 पे कौन है। साथ ही साथ कई बार कुछ इंडेक्स ऐसे होते हैं जो किसी रीजन को दिखाते हैं कि यूरोप में ये चीज ज्यादा बढ़ी है या साउथ एशिया में ये चीज कम हुई है, तो उसको थोड़ा बहुत देख लीजिए। इसके अलावा आपको करंट अफेयर, पर्सन इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, इंडिया से रिलेटेड कोई भी बंदा अगर किसी इंटरनेशनल संस्था में कुछ बना है या बनी है, आप उसको देख लीजिए। उसके अलावा जितने भी देश हैं उन सब में जो जो नए नए राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बने हो आप उनकी पूरी लिस्ट देख लीजिए। हम इसके लिए भी वीडियो लेकर आएंगे, करंट से रिलेटेड हम कई वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें इस टाइप की चीजों को एक जगह रख लिया जाएगा, ठीक है, ताकि आपके रिवीजन के लिए वो आसानी हो। तो ये तो हो गया कि किस सब्जेक्ट के लिए को कैसे डील करना है। लेकिन आपको जो 95 का आंकड़ा क्रॉस करना है उसके उसमें जो मदद कर सकते हैं वो सब्जेक्ट ये हैं कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री,
हिस्ट्री कल्चर से आपके 20 से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, 20, 25, 30 भी हो सकते हैं। ज्योग्राफी से भी ऐसे ही 20, 25, 30 हो सकते हैं। उसके अलावा साइंस से भी 20 से ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। और करंट अफेयर्स, ये 4 अगर सब्जेक्ट देख लेंगे तो लगभग 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि 100 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन आपके सही हो जाएं। तो कुछ आपको छोड़ना कुछ नहीं है। जैसे पॉलिटी है, वो एक ऐसा सेक्शन है जहां से आप पढ़ लेंगे तो सही क्वेश्चन करके आएंगे। और करंट अफेयर्स है, यहाँ से भी आप काफी कुछ सही कर सकते हैं। एनवायरमेंट से भी क्वेश्चंस आसान ही पूछा जाता है, और यूपी स्पेशल से भी आसान पूछा जाता है। तो इस तरीके से अपना आप हर पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है। आप अपने लिए कौन कौन से सब्जेक्ट इजी हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट टफ हैं, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। इजी सब्जेक्ट को एक तरफ लिखिए, टफ वालों को एक तरफ। इजी वालों को आप डील करने की कोशिश करो, और टफ वाले जो हैं उनमें जो ऐसे टॉपिक हैं, देखिए कोई भी सब्जेक्ट जो कितना भी टफ हो, ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए पूरा सब्जेक्ट ही टफ होगा। आप उसमें से उन चीजों को निकालिए जहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछ रहे हो, और साथ ही साथ उसमें कुछ टॉपिक्स तो ऐसे होंगे ना जो आपको समझ में आते होंगे। ऐसा था नहीं कि पूरा सब्जेक्ट ही नहीं समझ में आता होगा। तो आप वहां से उन टॉपिक्स को निकालिए, उनको वहां से कवर करिए। इस तरीके से अगर आपको 95 प्लस क्वेश्चंस करने हैं तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और करंट अफेयर्स, ये 4 सेक्शन ऐसे हैं जो ज्यादा क्वेश्चंस देते हैं। और उसके अलावा पॉलिटी क्वेश्चंस तो उतने नहीं देता इन लोगों जितने, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, तो उसको आपको छोड़ के नहीं जाना है। इसके अलावा यूपी स्पेशल से जो भी क्वेश्चंस आते हैं 2, 4, 5, वो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं, तो आपको वो पढ़ लेना है। एनवायरमेंट और इकोनॉमी, इनको करंट अफेयर से भी पूछता है। इकोनॉमी तो ज्यादातर करंट अफेयर से पूछता है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देखने हैं। एनवायरमेंट भी बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं, और प्रीवियस ईयर वाले चीजें कवर हो जाती हैं। इस तरीके से सब्जेक्ट्स 2 तरीके के हैं, आपको दिखे होंगे कि एक तो वो सब्जेक्ट्स जो बड़े हैं और ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, और एक दूसरे सब्जेक्ट हैं जो क्वेश्चंस तो कम आते हैं, पर अगर आप जल्दी से पढ़ लें तो जल्दी से खत्म हो जाता है और गलतियां करने की गुंजाइश कम होती है। तो आपको जहां से कम क्वेश्चन आ रहा है, आपको उसको जल्दी से निपटा देना है, और जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है उसमें आप सेलेक्ट करिए कि कौन सा रीजन पढ़ना है। जैसे हिस्ट्री में आप मिडवल छोड़ दीजिए, मिडवल हम 1-1.5 घंटे में आपको काम की चीजें दे देंगे। ज्योग्राफी आप पढ़ लीजिए, मैपिंग आप जैसे हमने बताया, समय ज्यादा है तो पूरा पढ़िए, कम है तो जो जो रीजन हमने बताया वो देख लीजिए। और उसके अलावा साइंस में आप केमिस्ट्री को एक बार के लिए स्किप भी कर सकते हैं। फिजिक्स और बायो आप उसको अच्छे से पढ़ के जाइए। साथ ही साथ अगर आपके पास समय कम है तो आप लूसेंट पढ़ लीजिए। लूसेंट मीन्स पूरी लूसेंट जो साइंस वाली है वो नहीं, जो जीके वाली लूसेंट है, उसमें 100 क्वेश्चन में 100 पेज ऐसे हैं जिसमें साइंस कवर किया है लगभग, और उसमें से भी आप केमिस्ट्री अगर छोड़ देंगे तो और कम हो जाता है। लगभग 60-70 पेजेस में भी आप लूसेंट साइंस को कवर कर लेंगे ठीक ठाक, और क्वेश्चंस वहां से लगभग आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हो गई सोर्सेज की बात। तो आपको क्या ध्यान देने की चीज है, आपको एग्जाम में क्या ध्यान देना है कि पेपर 2 क्वालिफाइंग है, पेपर 1 में आपको उससे मेरिट बनेगी, और दोनों ही जो पेपर हैं उसमें 1/3 माइनस मार्किंग है। तो आप ऐसा नहीं है कि 150 में 150 क्वेश्चन करके आ जाएंगे। अगर आप 1-2 एलिमिनेट कर लें तो आप उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप पहले राउंड में ही 110, 120 पहुंच गए हैं, तो बस थोड़ा बहुत और अटेम्प्ट करिए, सेफ साइड होइए और छोड़िए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके अटेम्प्ट ही 90-95 हो रहे हैं, उसमें भी कुछ कंफ्यूजन वाले हैं, तो आप थोड़ा सा रिस्क लीजिए, और जो भी 1-2 एलिमिनेशन के बाद जो भी आपको ऑप्शंस बचते हैं उसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाइए और क्वेश्चंस टैकल करने की कोशिश करिए। और बार बार आंसर चेंज मत करिए। ऐसा अगर एक बार आपको लग रहा है कि पहले इंप्रेशन में ए ऑप्शन सही है, फिर कुछ सोच के बी मत करिए। या तो आप श्योर हो जाइए कि नहीं ए नहीं बी है, तभी आप ऑप्शन चेंज करिए, वरना पहली बार जो आप सेलेक्ट किए आप उसी पर भरोसा करिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं जिसको आप रिकॉल नहीं कर पा रहे होते हैं कि ये कहाँ मैंने पढ़ा था या क्या है, पर वो कहीं ना कहीं वो सही होती हैं। इसलिए अगर पहली नजर में कोई क्वेश्चन सही लग गया, कोई ऑप्शन सही लग गया, तो आप उसको टिक करिए और बदलिए तभी जब आप 100% श्योर हो कि नहीं ये है। ठीक है, इस तरीके से लास्ट में आते हैं तो कुछ की एडवाइस मेरी तरफ से आप ले लीजिए। मेरी तरफ से क्या, ये सभी लोग यही एडवाइस देंगे, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। पहली चीज तो ये कि अब इतना समय है, इसमें अब आप रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करिए। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि नया सब कुछ छोड़ दिए, क्योंकि करंट अफेयर्स तो नया ही होगा, वो अभी आपको पढ़ना ही होगा। तो करंट अफेयर्स के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स का रिवीजन करिए। कोई अगर छोटा सब्जेक्ट बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है तो उसको ट्राई मार सकते हैं, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज बड़े
सब्जेक्ट को पूरा मत पढ़ने की कोशिश करिए, वरना आप पढ़ भी नहीं पाएंगे और बाकी चीजें भी रह जाएंगी। तो रिवीजन करिए, और अगर बड़ा सब्जेक्ट कुछ रह गया है तो उसमें टॉपिक वाइज आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे ये पढ़ना है, ये छोड़ना है, ये पढ़ना है, ये छोड़ना है। ठीक है। दूसरी जो एडवाइस है वो ये है कि अपने सोर्स को अननेसेसरी चेंज मत करिए। आप जो भी सोर्स के साथ हैं उसी के साथ स्टिक रहिए, भरोसा करिए। कोई भी ऐसी बुक या नोट्स नहीं है जिससे सिलेक्शन नहीं हो सकता और जिससे क्वेश्चंस नहीं आते, और कोई भी ऐसी बुक नहीं है जिससे सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। इसलिए अगर आप जो भी आपका सोर्स है, आप उसी सोर्स के साथ स्टिक रहिए, क्योंकि रिवीजन करने में आसानी होगी। फालतू में टाइम वेस्ट ना करिए। तीसरा ये करंट अफेयर्स को आप ठीक से देख लीजिएगा, क्योंकि वो एक ऐसा पार्ट है जो जहां से आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन सही कर सकते हैं और ठीक ठाक क्वेश्चंस आते भी हैं वहां से। और करंट के लिए हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे। इवन स्टैटिक जीके के लिए भी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे मटेरियल, लेकिन करंट के लिए फोकस हमारा ज्यादा होगा। चौथी चीज ये है कि नेशनल और स्टेट बजट अच्छे से देख लिए। स्टेट बजट का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वहां पे जो क्वेश्चन आया था सीधे सीधे स्टेट बजट से क्वेश्चन पूछा था कि बजट साइज क्या है। तो इस तरीके से आप जो भी बजट आया था, थोड़ा सा यूपी का एग्जाम है तो ये भी देख लीजिएगा कि वो बजट किस डेट को आया था, किसने उसको प्रेजेंट किया था, उसके अलावा साइज क्या थी, जो भी घाटे हैं वो कौन से कितने हैं। ठीक है, उसको परसेंटेज में भी और साथ ही साथ नंबर्स में भी, यानी कि रुपीज में भी, वो आप देख लेंगे। उसके अलावा बजट में जो भी नई स्कीम्स अगर लाई गई हैं आप उसको देख लीजिए। उसके अलावा बजट में जैसे कोई कहीं मेडिकल कॉलेज स्थापना की बात कही गई है, कहीं कुछ स्थापित किया जाएगा, कहीं कोई सेंटर खोला जाएगा, कहीं कुछ किया जाएगा, तो आप उससे रिलेटेड चीजें देख लीजिए। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पीवाईक्यू आप जरूर देखिएगा, क्योंकि पीवाईक्यू किसी और के देख के बताने और खुद देखने में बहुत बड़ा अंतर होता है। मैं आपको देख के बता रहा हूँ और आप जब खुद देखेंगे, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ मैं अपने हिसाब से देख रहा हूँ, आप देखेंगे या कोई भी देखेगा वो अपने हिसाब से देखेगा। तो आपको देख जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये समझने में ज्यादा आसानी होगी कि मुझे कौन सा सेक्शन ज्यादा पढ़ना है, कौन सा कम पढ़ना है। टाइम कम है, बहुत ज्यादा इधर उधर चीजें भागने की जरूरत नहीं है। फोकस रहिए और जो भी चीजें पढ़िए उन्हीं का रिवीजन करिए। तो अब तक की पूरी बातों को इन शॉर्ट में यही कह सकते हैं कि समय तो कम है, लगभग 30 दिन बचे हैं, पर इतना कम नहीं है कि आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। चाहे आप अगर पुराने स्टूडेंट हैं, पढ़ रखा है, तब तो 30 दिन काफी है। अगर नहीं भी पढ़ रखा है तो एटलीस्ट आप ट्राई करिए और अपना 100% दीजिए, और उन सब्जेक्ट्स को फोकस करिए जो आपके लिए, आपको लगता है कि आपके लिए इजी है। और जो सब्जेक्ट टफ हैं उनके उन वहां से भी उन टॉपिक्स को निकालने की कोशिश करिए जो आपके लिए इजी हो सकते हैं। ठीक है, पूरा सब्जेक्ट आपके लिए टफ नहीं हो सकता, कुछ तो इजी निकलेगा ही उसमें से। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। करंट अफेयर्स की कुछ भी कंपाइलेशन मार्केट में या तो आ चुका है या आने वाला होगा, कुछ भी आप ले लीजिए एक, और उसको बार बार पढ़ लीजिए, रिवीजन करिए। और जो भी चीज पढ़ रहे हैं, जो भी आपका सोर्स है, आप उसी पर स्टिक रहिए, चेंज मत करिए सोर्स। अगर आपको लगता है कि बहुत ही खराब है तो एग्जाम के बाद दूसरे एग्जाम्स के लिए चेंज करिएगा। इस एग्जाम के लिए तो बिल्कुल मत चेंज करिए, क्योंकि वो कहीं से भी आपके लिए बेनिफिशियरी नहीं होगा। आप टाइम वेस्ट करेंगे, वो सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ पाएंगे और उसके चक्कर में दूसरे सब्जेक्ट भी छूट जाएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस। थैंक यू वेरी मच।